मॉडल लैंडलॉर्ड्स का समेकन सत्ता के केंद्रीकरण के एक शिखर को दर्शाता है, लेकिन इतिहास ये बताता है कि पूंजी का हर अत्यधिक संकेंद्रण अंततः एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया को जन्म देता है। यदि 2030 के दशक की शुरुआत प्रोप्राइटरी ब्लैक बॉक्स की जीत के साथ हुई थी, तो दशक का मध्य भाग डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस कॉमन्स के उदय से परिभाषित होता है। ये केवल एक दार्शनिक आंदोलन या हॉबिस्ट डेवलपर्स का समूह नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिबेलियन है। ये इस बात का एहसास है कि यदि उत्पादन के साधन अब कंप्यूटेशनल हैं, तो धन के लोकतंत्रीकरण के लिए हार्डवेयर और वेज का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। पिछले इंडस्ट्रियल साइकिल्स में लेबर यूनियंस ने पूंजी पर प्राथमिक चेक के रूप में काम किया। अपनी शारीरिक उपस्थिति वापस लेकर मजदूर उत्पादन रोक सकते थे और सरप्लस वैल्यू के पुनर्वितरण के लिए मजबूर कर सकते थे। हालांकि कॉग्निटिव इकोनॉमी में मानवीय श्रम को काफी हद तक वैल्यू के उत्पादन से अलग कर दिया गया है। डेटा एंट्री क्लर्क या फैक्ट्री वर्कर्स की हड़ताल उस मॉडल को रोकने के लिए बहुत कम काम करती है, जिसने पहले ही मानवीय ज्ञान के योग को सोख लिया है। इसलिए लेबर यूनियन का आधुनिक विकल्प कंप्यूटेशनल सिंडिकेट है, जो ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो अपने फिजिकल रिसोर्सेज जैसे हार्डवेयर, एनर्जी और डेटा को पूल करते हैं, ताकि एक ऐसी प्रतिद्वंद्वी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जा सके जिसे वे सामूहिक रूप से ओन और गवर्न करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड काउंटर मॉडल का आर्किटेक्चर। मॉडल लैंडलॉर्ड्स के किसी भी प्रतियोगी के लिए प्रवेश की प्राथमिक बाधा हमेशा से कंप्यूट वॉल रही है। जैसा कि सेक्शन 4.1 में बताया गया है, एक हाइपरस्केल डेटा सेंटर बनाने की भारी लागत, जो कि $100 बिलियन से भी अधिक है, एक ऐसी खाई बनाती है जिसे कोई भी पारंपरिक स्टार्टअप पार नहीं कर सकता। हालांकि यह खाई एक सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर को मानकर चलती है। मिड 2030 के दशक का काउंटर मूवमेंट हेटेरोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग या HDT के आधार पर बना है। जबकि एक सिंगल कॉर्पोरेशन के पास एक ही लोकेशन पर 10 लाख H100 इक्विवेलेंट चिप्स हैं, वहीं ग्लोबल पॉपुलेशन के पास सामूहिक रूप से अरबों एज डिवाइसेस हैं, जैसे हाई एंड गेमिंग रिग्स, ऑटोनॉमस व्हीकल, प्रोसेसर्स और हर स्मार्टफोन में एम्बेडेड न्यूरल इंजन्स। सालों तक इसे डेड कैपिटल माना जाता था, यानी ऐसी प्रोसेसिंग पावर जो दिन भर में 95% समय खाली पड़ी रहती थी। इसका ब्रेक थ्रू जीरो नॉलेज प्रूफ्स और हाई बैंडविड्थ लो लेटेंसी मैश नेटवर्किंग के मैच्योर होने के साथ आया, जिसने इन अरबों अलग अलग चिप्स को एक सिंगल वर्चुअल सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने की अनुमति दी। ये सॉवरेन कंप्यूट डाउ यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म है। एक कॉर्पोरेशन के विपरीत जिसे शेयर होल्डर्स को जवाब देना होता है और जो क्वार्टरली मार्जिन को प्राथमिकता देता है, एक कंप्यूट डाउ एक पब्लिक यूटिलिटी की तरह काम करता है। इसके स्टॉक होल्डर्स वही लोग हैं जो हार्डवेयर और डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। सेक्शन 3.5 में डिस्कस किए गए यूनिवर्सल बेसिक कंप्यूट फ्रेमवर्क्स का लाभ उठाकर इन सिंडिकेट्स ने मॉडल टियर और सर्विस टियर के बीच के गैप को भरना शुरू कर दिया है। केस स्टडी प्रोमेथियस 9 सिंडिकेट। इस मॉडल की इकोनॉमिक वायबिलिटी को समझने के लिए हम प्रोमेथियस 9 के उदय को देख सकते हैं, जो एक ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट है और 2034 में सामने आया था। प्रोमेथियस 9 को किसी बिलियनियर ने नहीं, बल्कि ओपन सोर्स रिसर्चर्स और हार्डवेयर से लेस रिटेल यूजर्स के गठबंधन ने फाउंड किया था। इसके मैकेनिक्स बहुत ही आसान थे। हार्डवेयर पूलिंग में पार्टिसिपेंट्स एक लाइटवेट कर्नल डाउनलोड करते थे जो सिंडिकेट को उनके जीपीयू के आइडल साइकिल्स का इस्तेमाल करने की इजाजत देता था। इसके बदले में पार्टिसिपेंट्स को कंप्यूट क्रेडिट्स मिलते थे, जो एक लिक्विड डिजिटल एसेट होता था और मॉडल के फ्यूचर रेवेन्यू में उनका प्रो राटा शेयर दर्शाता था। डेटा सॉवरेंटी में मॉडल लैंडलॉर्ड इंटरनेट से फ्री में डेटा स्क्रैप करने के बजाय प्रोमीथियस 9 के मेंबर्स अपना खुद का हाई फिडेलिटी और प्राइवेट डेटा स्ट्रीम्स कंट्रीब्यूट करते थे। इसमें लोकल एग्रीकल्चरल मैट्रिक्स से लेकर स्पेशलाइज्ड मेडिकल टेलीमेट्री तक सब कुछ शामिल था, जिसे एक प्राइवेसी प्रिजर्विंग लेयर के पीछे स्टोर किया जाता था। ट्रेनिंग रन में एक डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके सिंडिकेट ने 15 ट्रिलियन पैरामीटर्स वाला एक फाउंडेशनल मॉडल ट्रेन किया। क्योंकि फैक्ट्री या हार्डवेयर को यूजर्स ने पहले ही अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए खरीद लिया था, इसलिए ट्रेनिंग की मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ बिजली और नेटवर्क कोऑर्डिनेशन की कीमत तक ही सीमित रह गई। साल 2036 तक प्रोमेथियस 9 ने सिलिकॉन मोड के फ्लैगशिप मॉडल्स के साथ इन्फ्रेंस पैरिटी हासिल कर ली थी। हालांकि इसका इकोनॉमिक रिजल्ट पूरी तरह से अलग था। जबकि ईथर ड्राइव हर ट्रांजैक्शन पर 90% रेंट वसूलता है, प्रोमेथियस 9 कॉस्ट प्लस मॉडल पर काम करता है। प्रोमीथियस एपीआई का इस्तेमाल करने वाले बिजनेस जो फीस देते हैं, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए ऑटोमेटिकली लाखों हार्डवेयर प्रोवाइडर्स में बांट दी जाती है। इस सिनेरियो में जकार्ता का एक टीनेजर जिसके पास हाई एंड गेमिंग लैपटॉप है, या नैरोबी का एक छोटा बिजनेस ओनर जिसके पास ऑटोनॉमस डिलीवरी ड्रोन्स का फ्लीट है, वो सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं है, बल्कि वो एक माइक्रो कैपिटलिस्ट है। उन्हें पैसिव इनकम की एक स्टेडी स्ट्रीम मिलती है जिसे कंप्यूटेशनल डिविडेंड कहते हैं, जो मॉडल की सक्सेस के साथ बढ़ती जाती है। ये वेल्थ को पोस्ट फैक्टर टैक्सेशन जैसे इनएफिशिएंट तरीके से बांटने के बजाय प्रोडक्शन के पॉइंट पर रीडिस्ट्रीब्यूट करने का पहला सच्चा उदाहरण है। इफिशियंसी के मुकाबले रेजिलियंस की इकोनॉमिक वायबिलिटी। डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आलोचक अक्सर इफिशियंसी गैप की ओर इशारा करते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर जहां चिप्स कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर होते हैं और फाइबर ऑप्टिक्स से जुड़े होते हैं, वह इंटरनेट से जुड़े होम कंप्यूटर्स के ग्लोबल मेश की तुलना में हमेशा तेज और अधिक एनर्जी एफिशिएंट होगा। कीमत के मामले में सबसे नीचे पहुंचने की शुद्ध दौड़ में सेंट्रलाइज्ड मॉडल ही जीतता है। हालांकि 2030s ने एक नई मार्केट प्रेफरेंस सामने रखी है, जो है रेजिलियंस और न्यूट्रलिटी। जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में नोट किया था, कॉर्पोरेट मॉडल्स की मोनोकॉग्निशन सिस्टमैटिक रिस्क पैदा करती है। अगर कोई मॉडल लैंडलॉर्ड किसी खास इंडस्ट्री को डी प्लेटफॉर्म करने का फैसला करता है, या अगर उनके इंटरनल बायस की वजह से मार्केट में खराबी आती है, तो यूजर्स के पास कोई चारा नहीं होता। डिसेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट एक कॉग्निटिव इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करता है। क्योंकि ये मॉडल ओपन सोर्स है और हार्डवेयर भौगोलिक और राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ है, इसलिए ये किसी एक सीईओ की इच्छाओं या किसी एक नेशन स्टेट के रेगुलेटरी दबावों से सुरक्षित है।
एक मिड साइज एंटरप्राइज के लिए प्रोमीथियस 9 जैसे डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल का इस्तेमाल करने के लिए 15% प्रीमियम देना ऑपरेशनल सॉवरेंटी में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। वे सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं खरीद रहे हैं, वे ये भरोसा खरीद रहे हैं कि उनके दिमाग को कोई कॉम्पिटिटर या कोई हॉस्टाइल गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती। इसकी वजह से बाइफरकेटेड क्लाउड का उदय हुआ है। कॉर्पोरेट क्लाउड को कम लागत, तेज गति और रूटीन टास्क जैसे बेसिक लॉजिस्टिक्स या स्टैंडर्ड कस्टमर सर्विस के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। सॉवरेंटी क्लाउड को हाई स्टेक्स मिशन क्रिटिकल और प्रोप्राइटरी टास्क के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जहां डेटा प्राइवेसी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सबसे जरूरी है। मॉडल लैंडलॉर्ड से इन्फेरेंस कॉपरेटिव्स तक डिसेंट्रलाइज्ड एआई के जरिए कैपिटल का लोकतंत्रीकरण फंडामेंटली प्राइस मेकर हायरार्की को बदल रहा है। जब कम्युनिटी ओन मॉडल मौजूद होता है जो 80% टास्क के लिए काफी अच्छा होता है, तो ये उस रेंट पर एक सख्त सीलिंग लगा देता है जो मॉडल लैंडलॉर्ड्स चार्ज कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स ग्रेविटी इफेक्ट है। 2030 के शुरुआती सालों में सिलिकॉन मोड कंपनियां बहुत ज्यादा फीस वसूल सकती थी क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आज मजबूत और डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल्स की मौजूदगी इन दिग्गजों को अपने मार्जिन कम करने पर मजबूर कर रही है। हम एक विनर टेक्स ऑल मार्केट से विनर टेक्स मोस्ट बट मस्ट कम्पीट मार्केट की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ये डिसेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट्स कॉग्निटिव इक्विटी का एक नया रूप बना रहे हैं। 20th सेंचुरी में एक वर्कर की वैल्यू उनका टाइम होती थी। 21st सेंचुरी की शुरुआत में ये उनका डेटा थी। 2030 में ये कंट्रीब्यूशन टू द वेट्स है। जब एक एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट किसी डिसेंट्रलाइज्ड मेडिकल मॉडल में 10,000 घंटे के एनोटेटेड स्कैन्स का योगदान देता है, तो उन्हें सिर्फ एक बार का भुगतान नहीं मिलता, बल्कि उन्हें उस मॉडल की मेडिकल इंटेलिजेंस में हमेशा के लिए ओनरशिप स्टेक मिल जाता है। भविष्य में हर बार जब वो मॉडल किसी डॉक्टर की मदद करता है, तो मूल योगदानकर्ता को एक माइक्रोस्कोपिक रॉयल्टी मिलती है। ये इन्फ्रेंस बेस्ड रॉयल्टी सिस्टम वेज लेबर मॉडल का पहला व्यवहार्य उत्तराधिकारी है। ये व्यक्ति के इंसेंटिव्स को एआई की ग्रोथ के साथ जोड़ता है और ये सुनिश्चित करता है कि जैसे जैसे मशीन ज्यादा इंटेलिजेंट होती जाती है, ह्यूमन कंट्रीब्यूटर्स ज्यादा अमीर होते जाते हैं, न कि पुराने या बेकार। डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूट की जियोपॉलिटिक्स। डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का उदय डिजिटल नॉन अलाइनमेंट के लिए भी एक टूल बन गया है। छोटी राष्ट्र जो अपना खुद का सिलिकॉन मोड बनाने का खर्च नहीं उठा सकते, वे अब नेशनल कंप्यूट कोऑपरेटिव्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं। अपने नागरिकों के लिए हाई एंड हार्डवेयर खरीदने के लिए सब्सिडी देकर और सस्ती रिन्यूएबल एनर्जी उपलब्ध कराकर ये देश एक ऐसा सॉवरेन कंप्यूटेशनल बेस बना रहे हैं जो विदेशी प्रतिबंधों या कॉर्पोरेट एपीआई थ्रॉटलिंग से सुरक्षित है। हम कंप्यूट सॉवरेन जोन्स का उदय देख रहे हैं, जहां लोकल इकोनॉमी एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल के लोकलाइज्ड इंस्टेंस से चलती है। यह वेल्थ लीकेज को रोकता है, जो तब होता है जब किसी देश का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी विदेशी कॉर्पोरेशन से किराए पर लिया जाता है। इन जोन्स में इकोनॉमिक फ्लाईव्हील लोकल रहता है, डेटा लोकली प्रोड्यूस होता है, लोकल हार्डवेयर पर प्रोसेस होता है और प्रॉफिट लोकल सिटीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए आखिरी लड़ाई। जैसे ही चैप्टर 4 खत्म होता है, हम खुद को एक ऐसी दुनिया में पाते हैं जहां कैपिटल की डेफिनेशन पूरी तरह से बदल दी गई है। अब ये फैक्ट्रियों, जमीन या लिक्विड करेंसी के बारे में नहीं है, ये वेट्स की ओनरशिप और सबस्ट्रेट तक एक्सेस के बारे में है। मॉडल लैंडलॉर्ड्स की सेंट्रलाइज्ड एफिशिएंसी और सिंडिकेट्स की डिसेंट्रलाइज्ड रेजिलियंस के बीच का तनाव हमारे दौर का सबसे बड़ा संघर्ष है। एक तरफ हमारे पास मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, जो फिजिक्स ऑफ कंप्यूटेशन का इस्तेमाल करके इतनी तेजी से वेल्थ इकट्ठा कर रही हैं, जो पारंपरिक इकोनॉमिक लॉजिक को भी मात देती है। दूसरी तरफ हमारे पास डिजिटल कॉमनर्स का एक ग्लोबल ग्रासरूट मूवमेंट है, जो उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक डिस्ट्रीब्यूटेड और डेमोक्रेटिक विकल्प बना रही हैं। ये कोई ऐसा संघर्ष नहीं है जो कोर्टरूम में या किसी एक लेजिस्लेशन से सुलझ जाएगा। ये एट्रिशन का एक स्ट्रक्चरल वॉर है। मॉडल लैंडलॉर्ड्स अपनी इस काबिलियत पर भरोसा करते हैं कि वे क्राउड से ज्यादा तेजी से इनोवेट कर सकते हैं, जबकि सिंडिकेट्स अपनी इस काबिलियत पर भरोसा करते हैं कि वे किसी भी एक डेटा सेंटर की उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़े स्केल पर जा सकते हैं। 2030s की मिसिंग वेल्थ यानी प्रोडक्टिविटी और लेबर के अलग होने से पैदा हुए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए अभी लड़ाई चल रही है। क्या ये सिलिकॉन मोड के सिंक्स में लॉक रहेगी या इसे ग्लोबल कॉमन्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए रीडायरेक्ट किया जाएगा? जैसे ही हम चैप्टर 5 में आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि दुनिया की सरकारें इस अभूतपूर्व बदलाव पर कैसे प्रतिक्रिया दे रही हैं। अब राज्य कमरे में सबसे शक्तिशाली अभिनेता नहीं रहा और मार्केट अब एक न्यूट्रल मीटिंग प्लेस नहीं है। जब एआई का विजिबल हैंड ग्लोबल ट्रेड के फ्लो को निर्देशित करना शुरू करता है, तो लेसेज फेयर कैपिटलिज्म की नींव ही हिलने लगती है। हमने जिस धन के संकेंद्रण का वर्णन किया है, वह सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, या एक गवर्नेंस क्राइसिस है। सुपर यूटिलिटीज और कंप्यूट सिंडिकेट्स नए संप्रभु हैं और हमारी यात्रा का अगला अध्याय ये पता लगाता है कि कैसे पुरानी दुनिया नए के उदय से बचने का प्रयास करती है। इस नजरिए से हमें अब पारंपरिक मार्केट मॉडल की प्रणालीगत विफलताओं और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पूर्ण पतन को रोकने के लिए एल्गोरिदम गवर्नेंस के एक नए ढांचे की तत्काल आवश्यकता की जांच करनी चाहिए। एक ऐसा विषय जिसे हम 5.1 रीथिंकिंग लेसेज फेयर मार्केट फेलियर्स इन द एज ऑफ ऑटोनॉमस एजेंट्स में एक्सप्लोर करेंगे।